गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज़्म पढ़ रहे थे और रिएक्शन मैकेनिज़्म में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हम लोगों ने SN1 SN2 SNI के बारे में बताया था, जिसमें फर्स्ट पढ़ रहे थे SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के बारे में बताया था कि SN1 रिएक्शन का क्या प्रोसेस होता है, कितने पद में संपन्न होती है, इसका रासायनिक बल गतिकी क्या है, मतलब एक अणु प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, ये बताया था। और इसके बाद में बताया था कि इससे मध्यवर्ती कार्बोधन बनता है, जिसमें धारण और प्रतिपन्न दोनों होते हैं, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं। ये सब बताने के बाद अब SN1 रिएक्शन का ऊर्जा आरेख थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इसका ऊर्जा आरेख क्या होता है। तो यहाँ SN1 रिएक्शन का ऊर्जा आरेख, अगर SN1 रिएक्शन के ऊर्जा आरेख की बात करें तो इसमें हमें पता है कि जो रिएक्शन है, जैसे कोई भी लिविंग ग्रुप है, तो वो पहले स्टेप में R+ बन रहा है और लिविंग ग्रुप पर माइनस आ रहा है। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, जो R+ है उस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और फिर ये RNU बन रहा है। ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। अब हम ये मान के चलते हैं, ऐसे तो नहीं होता है कि ये वाला बॉन्ड जो है अचानक ब्रेक हुआ और पता ही नहीं चला, ऐसा नहीं होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि इधर हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लेते हैं, यानी इधर रिएक्शन चल रही है, अभिक्रिया की वृद्धि हो रही है, और इधर हम ले रहे हैं एनर्जी, ऊर्जा ले रहे हैं, ऊर्जा इधर चल रही है। अब हम ये मान के चलते हैं कि किसी समय क्रियाकारकों की कोई ऊर्जा रही होगी। ये क्रियाकारक हैं और उसमें कौन है, RLG, ये है। इसकी ऊर्जा ये वाली है। समय के साथ ये बंध टूटना शुरू होता है और जैसे ये बंध टूटना शुरू होता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है। ये सिस्टम से बाहर से ऊर्जा को लेता है और ये बंध टूटता हुआ हम बताएंगे, और इसके लिए उसको ऊर्जा चाहिए, इस बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ये मान के चलते हैं कि इसकी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, और हम मान के चलते हैं ये इस टाइप से, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस टाइप से हो जाता है, और इसको कहा जाता है TS, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था, TS फर्स्ट। ये TS फर्स्ट है। फिर जैसे ये बिल्कुल अलग होने लगते हैं, इनकी ऊर्जा डिक्रीज होती है, और यहाँ अपने को प्योर कार्बोकेटाइन प्लस लिविंग ग्रुप माइनस अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ जाके ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है, ये कंप्लीट हुआ है। इसके बाद में होता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। यहाँ से आता है कौन, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आता है, वो इस पर अटैक करता है। ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है तो यहाँ पर बनता है RNU। यहाँ बॉन्ड बनना शुरू होता है और इसको अपन कह देते हैं TS सेकेंड, संक्रमण अवस्था 2। और अब ये बंध जो है बनता हुआ कंप्लीट हो जाता है, और फिर अपने को फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। उस फाइनल प्रोडक्ट की जो ऊर्जा है वो इससे कम या ज़्यादा हो सकती है, वो कोई इशू नहीं है। ये लो जी, यहाँ अपने को मिल जाता है RNU, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है।
ये कौन था? रिएक्टेंट था। ये रिएक्टेंट था। तो इस टाइप से इसका ऊर्जा रेख होता है जिसमें दो संक्रमण अवस्थाएं बनती हैं। कई बार बच्चों को ये लगता है कि इसमें कोई संक्रमण अवस्था है ही नहीं, लेकिन यहाँ संक्रमण अवस्था कितनी बनती हैं? दो बनती हैं। ये पहली वाली संक्रमण अवस्था, ये वाली, और ये दूसरी वाली। पहली वाली में बॉन्ड ब्रेक होता हुआ, दूसरी वाली में बनता हुआ। ये ध्यान रखना कि ये वाला, ये जो संक्रमण अवस्था दो है, इसकी ऊर्जा इस वाली से ज़्यादा नहीं हो पाएगी। अगर ज़्यादा हो रही होती है तो फिर मध्यवर्ती इधर ही आएगा, उधर नहीं जा पाएगा, क्योंकि प्रोसेस को उधर जाने के लिए ऊर्जा कम की ज़रूरत पड़ती है, और कम ऊर्जा इधर से मिल जाती है और अपने को यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इस टाइप से अपने पास क्या होता है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और SN1 रिएक्शन में, तो ये जो है ये SN1 रिएक्शन के लिए ऊर्जा रेख है। और इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि मान लो पूछ लिया कितने TS बनती हैं, तो आपको यहाँ पर क्या लगता है? आपको यहाँ लगता है कि एक भी TS नहीं है, एक भी ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ दो ट्रांजिशन स्टेट हैं, और इसमें मध्यवर्ती कार्बोधनाइन ये वाला है, ये मध्यवर्ती कार्बोधनाइन, यस, ये मध्यवर्ती कार्बोधनाइन है। तो इस टाइप से हमने SN1 रिएक्शन का ऊर्जा रेख देख लिया है। इसके बाद अब हम विलायक की बात करते हैं। यस, विलायक। देखो SN1 जो रिएक्शन होती हैं, इन SN1 रिएक्शन में विलायक पोलर प्रोटिक होता है। अब आप मेरे को ये पूछो कि पोलर प्रोटिक क्या होता है, तो बस दो चार फिर तुम सुन लोगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। इसके बारे में कल वाले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है जैसे H2O है, एल्कोहल है, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं, ठीक है, जिनका अपन यूज़ करते हैं। तो ये SN1 रिएक्शन की एक तरीके से बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब इन इन्फॉर्मेशन को जो हमने पढ़ा है, इनको अपन अप्लाई करेंगे एल्किल हैलाइड में, एल्कोहल में, ईथर में। याद हो तो रोमन फर्स्ट लिखा था हम लोगों ने SN1 रिएक्शन। अब उस SN1 रिएक्शन को अपन पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर में। तो ए मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, एल्किल हैलाइड में SN1 रिएक्शन। एल्किल हैलाइड में SN1 रिएक्शन कैसे होती है ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो जो लिविंग ग्रुप है उसकी जगह आप क्या ले लेंगे? हैलाइड, बस कहानी खत्म हुई। भाई जो लिविंग ग्रुप था उसकी जगह आपको क्या लेना है? X लेना है, और X क्या हो सकता है? Cl, Br, I। तो देखिए जो एल्किल हैलाइड में SN1 रिएक्शन है उसमें पहला हम देखते हैं प्रभावित करने वाले कारकों में अभिकारक, अभिकारक की प्रकृति। देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि जो एल्किल हैलाइड हैं वो दिए हुए हैं, उन एल्किल हैलाइड में कौन SN1 ज़्यादा देगा और कौन कम देगा। जैसे देखो आप CH3 या R ले सकते हैं आप। R
आर आर और ये एक्स हैलाइड हो गया। ये 3 डिग्री हैलाइड है। आर कार्बन आर ये एक्स, ये 2 डिग्री हैलाइड है। आर CH2X ये 1 डिग्री हैलाइड है। 1 डिग्री हैलाइड में भी ये X मिथाइल हैलाइड है। यस, आपको ये पूछ रहा है कि इनमें कौन SN1 सबसे ज्यादा देगा। यह पूछेगा कि इन हैलाइड्स की SN1 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। पता चल गया होगा कि SN1 रिएक्शन के प्रथम पद में मध्यवर्ती क्या बनता है, कार्बोनाइन। और हम ये जानते हैं कि जो जितना अधिक स्थायी मध्यवर्ती कार्बोनाइन बनेगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां अगर बात करें कार्बोनाइन की तो यहां 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है। यस, ये प्लस, यहां ये लिविंग ग्रुप जाएगा, ये हैलाइड जाएगा तो ये बनेगा RCH ये प्लस और ये R। यहां पर ये बन जाएगा RCH2 प्लस और ये बन जाएगा CH3 प्लस। अब देखिए आप, इनमें स्थायित्व का क्या क्रम है, ये वाला आ रहा है। यस, ये आ रहा है स्थायित्व क्रम। और मुझे पता है जिसका स्थायित्व ज्यादा होता है उसकी क्रियाशीलता भी क्या होती है भाई, ज्यादा स्थायी ज्यादा बनेगा तो भाई इसको ज्यादा, ये ज्यादा टूटेगा, ज्यादा टूट जाएगा तो रिएक्शन भी ज्यादा हो जाएगी। तो याद रखना कि SN1 के लिए 3 डिग्री हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और ये हो गया। कॉन्क्लूजन ये है कि जो एल्किल हैलाइड जितना अधिक स्थायी मध्यवर्ती कार्बोनाइन बनाएगा, उस एल्किल हैलाइड की SN1 के लिए क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई। इसको लेकर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कौन सा SN1 तीव्रता से देगा, कौन धीमे देगा। तो याद रखो, जो एल्किल हैलाइड जितना अधिक स्थायी मध्यवर्ती कार्बोनाइन बनाएगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है निष्कर्षी समूह की योग्यता। यह अभिकारक की प्रकृति थी। दूसरा लेते हैं निष्कर्षी समूह। एल्किल हैलाइड में निष्कर्षी समूह। बात करें निष्कर्षी समूह की, मतलब हटने वाला समूह। निष्कर्षी समूह मतलब हटने वाला समूह, लिविंग ग्रुप। हम ये जानते हैं कि जो समूह जितना आसानी से हटता है तो रिएक्शन भी उतनी होती है। देखो, RF, RCl, RBr, RI। आपको क्वेश्चन पूछा है कौन SN1 तीव्रता से देगा, कौन SN1 तीव्रता से देगा। तो समझो बात को, यहां एल्किल समूह समान होना चाहिए। अगर यह समूह अलग हो गया तो फिर कहानी, फिर आप कौन, देखो फिर आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि दो प्रभाव एक साथ हो गए, एक कार्बन का स्थायित्व, दूसरा निष्कर्षी समूह की योग्यता। तो यदि ये तब केस लगता है यदि एल्किल समूह समान हो। यदि एल्किल समूह समान है तो मुझे पता है कि I की निष्कर्षी समूह योग्यता अधिक है। मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। अगर निष्कर्षी समूह की योग्यता की बात करें तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी आती है। ये आ गई निष्कर्षी समूह।
की योग्यता। याद करो निष्कर्ष समूह की योग्यता में बताया था ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बेकार लिविंग ग्रुप है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है तो क्रियाशीलता आसानी से, क्रियाशीलता ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि SN1 देखो रिएक्शन होने के लिए CX बंध को टूटना पड़ेगा, रिएक्शन होने के लिए CX बंध को टूटना पड़ेगा और ये बंध आसानी से टूट जाता है। ये कमजोर बंध है ना, कार्बन आयोडीन के बीच का जो बंध होता है वो कार्बन फ्लोरीन के बीच के बंध से काफी वीक होता है, आसानी से टूट जाएगा और आसानी से टूट जाएगा तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस टाइप से अपने पास एल्किल समूह समान हो तो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का ये क्रम होता है। अर्थात कॉन्क्लूजन ये है कि लिविंग ग्रुप की एबिलिटी बढ़ जाती है, निष्कर्ष समूह की योग्यता बढ़ जाती है तो क्रियाशीलता भी ज्यादा हो जाती है। क्लियर? यस। तीसरा कारक विलायक। या इससे पहले आप नाभिक स्नेही ले लो आप। नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। देखिए नाभिक स्नेही SN1 रिएक्शन के प्रथम पद में हैलाइड तो X ले लो, प्रथम पद में क्या हो रहा है, ये टूट रहा है, ये प्लस और X पर क्या बन रहा है, माइनस, ऐसा बन रहा है। यानी नाभिक स्नेही पहले पद में अटैक कर ही नहीं रहा है, वो तो दूसरे पद में अटैक कर रहा है। देखो दूसरे में R प्लस बन गया, अब नाभिक स्नेही अटैक करता है और फिर प्रोडक्ट बनता है। मतलब नाभिक स्नेही ऐसा होना चाहिए जो धैर्यवान हो, मतलब इंतजार कर ले कि कार्बोनाइन बन जाए। ऐसे नहीं कि साहब कार देखो बंद टूटना शुरू हो उससे पहले अटैक कर दे, ना 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 ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। धैर्य वाला मतलब शुद्ध कार्बोनाइन, प्योर कार्बोकेटाइन बनने का इंतजार कर सके। और इंतजार कब कर पाएगा, जब वो खुद दुर्बल होगा। अगर प्रबल नाभिक स्नेही होता है तो प्रबल नाभिक स्नेही क्या करता है, इस बंध के कंप्लीट टूटने से पहले ही अटैक शुरू कर देता है। और जब प्रबल नाभिक स्नेही होता है वहां SN2 की संभावना होती है। तो SN1 के लिए कैसा होना चाहिए नाभिक स्नेही, दुर्बल, उदासीन, क्योंकि ऋणावेश होगा तो वो प्रबल में चला जाएगा। तो दुर्बल उदासीन नाभिक स्नेही, ये ज्यादा सही रहता है किसके लिए, SN1 रिएक्शन के लिए। और ऐसे नाभिक स्नेही देखो आप, कौन है H2O, कौन है एल्कोहल, कौन है NH3, कौन है RNH2। तो ये जो है ये दुर्बल नाभिक स्नेही में आते हैं। तो इस टाइप के नाभिक स्नेही SN1 के लिए उपयुक्त रहते हैं, जो इंतजार कर लेते हैं शुद्ध कार्बोनाइन बनने का। कहानी समझ में आ गई? यस। आगे चलते हैं, अब लेते हैं हम विलायक। विलायक के लिए पहले ही बता दिया कि विलायक कैसा होना चाहिए, पोलर, प्रोटिक, सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कौन, H2O, कौन ROH, कौन NH3, RNH2 एटसेट्रा। तो आप देख रहे हैं कि जो विलायक है और नाभिक स्नेही है वो एक हो सकते हैं। और SN1 रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन की खास बात क्या है, SN1 रिएक्शन की खास बात क्या है कि सामान्यतः इसमें जो विलायक होता है वही नाभिक स्नेही का काम करता है।
या जनरली कहें कि जो नाभिक स्नेही है वही विलाय की तरह प्रयुक्त होता है। और इसीलिए SN1 रिएक्शन को सोलोलाइसिस, विलायकन अभिक्रिया, सोलोलाइसिस विलायकन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कह दिया जाता है? विलायकन अभिक्रिया, सोलोलाइसिस रिएक्शन भी कहा जाता है। तो बात समझ में आ गई। सोलोलाइसिस मतलब, विलायकन मतलब समझ जाना, SN1 रिएक्शन जिसमें विलायक ही नाभिक स्नेही का काम करता है, या जो नाभिक स्नेही बन रहा है वही विलायक का काम कर रहा है, इस टाइप से होता है। तो ये SN1 रिएक्शन के लिए किसमें? एल्किल हैलाइड में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, खास बात क्या है? 3 डिग्री हैलाइड SN1 ज़्यादा देता है, 1 डिग्री कम देता है। ठीक है, नाभिक स्नेही दुर्बल होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। ठीक है, और विलाय कैसा होना चाहिए? पोलर प्रोटिक होना चाहिए। इस टाइप से दे रखा है तो SN1 रिएक्शन करवा देते हैं। आगे चलते हैं। एक खास बात क्या है? आपको दिया हुआ है RX और यहां दिया हुआ है आपको H2O AgNO3। ठीक है, अब सर यहां Ag क्या करेगा? ये क्या करता है? तो ये क्या करता है? इस हैलाइड को अवक्षेपित करने का काम करता है, और अवक्षेपित करने का काम करता है। और यहां पर क्या जाता है? ROH, बनना एल्कोहल ही है। कहने का मतलब बनना एल्कोहल ही है, लेकिन इसका क्या काम है? तो आप यहां ध्यान रखना कि जो AgNO3 होता है, AgNO3 द्वारा हैलाइड को अवक्षेपित कर दिया जाता है। ठीक है, ये सब आपके पास लिखा हुआ है, इसलिए मैं राइटिंग पर ज्यादा गौर ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपको समझा रहा हूं जो आपके पास हार्ड कॉपी है। देखिए ये कब अच्छा लग रहा है, कब आपको सही लगेगा पढ़ने वाले को, कोई भी पढ़े उसको सही तब लगेगा जब उसके पास ये लेक्चर नोट्स हार्ड कॉपी हैं। अगर वो यहाँ डायरेक्ट समझ रहा है तो वो देखेगा यार ये क्या हो रहा है, जब वो यहाँ समझेगा फिर इसको पढ़ेगा, वो उसके समझ में आ जाएगा, फिर वो शीट जो दे रखी है क्वेश्चन आंसर वाली उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है कि AgNO3 द्वारा क्या किया जाता है? हैलाइड को अवक्षेपित कर लिया जाता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से इसका समझ में आ गया। अब ये वाला नहीं देकर आपको क्या दे सकता है? आपको दे सकता है H2O Ag+, तो भी कहानी वही है। आपको क्या दे सकता है? आपको दे सकता है एक्वस AgNO3, तो भी बात वही है। यहां एक्वस मतलब होता है पानी, H2O। तो कहने वाला ऐसा दिया हो, यो दिया हो, Ag आ गया। Ag क्या कर रहा है? Ag जो है वो हैलाइड आयन को अवक्षेपित कर रहा है, ये अपने को पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई? यस। अब आगे चलो जी। बहुत बार आपको ऐसे दिया होता है, नोट नंबर 2, आपके पास एल्किल हैलाइड है और यहां पर H2O है और यहां दे दिया एसीटोन। कौन सा टोन? एसीटोन। अब आप देखते हैं एसीटोन जो एसीटोन था वो पोलर एप्रोटिक है। तो सर पोलर एप्रोटिक है तो फिर तो SN1 नहीं होनी चाहिए, लेकिन पानी भी तो है, ये पोलर प्रोटिक है। तो यहां एसीटोन का जो काम होता है वो एल्किल हैलाइड को घोलने का काम करता है। एसीटोन जो होता है बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, और ये क्या करता है? वाटर में ये कंप्लीट डिजोल्व नहीं होता है। एल्किल हैलाइड वाटर में कंप्लीट डिजोल्व नहीं होता है, तो एसीटोन वहां ले लेते हैं, वो इसको डिजोल्व करता है और फिर रिएक्शन वही होती है SN1 से। तो यहां पर आप क्या कहेंगे? ये बन जाता है एल्कोहल
ठीक है कि नहीं, वन एल्कोहल ही रहा है, लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि एसीटोन यहाँ विलाय का ही काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जल में एल्किल हैलाइड कंप्लीट डिजोल्व नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा जब दे रखा हो तो भी SN1 रिएक्शन सोचेंगे, ऐसा दे रखा है तो भी रिएक्शन SN1 ही सोचेंगे। ऐसा आप लोगों को आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एल्किल हैलाइड में SN1 रिएक्शन समझा दिया है, अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, उदाहरण लेकर। देखो बच्चों, एल्किल हैलाइड मैंने ले लिया CH3 यहाँ लिया है H2O AgNO3। प्रोडक्ट क्या बनेगा? Ag किसको लेकर जाएगा? Cl को। यहाँ पर क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले से ही 2 डिग्री है, 2 डिग्री से 3 डिग्री में नहीं जा पाएगा, क्योंकि ऐसी संभावना ही नहीं है। तो यहाँ जो है प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3OH बन गया। यस, समझ में आ गया। अब देखो आप, CH3 Cl क्या दिया हुआ है? H2O अब दे दिया Ag+, तो भी कहानी वही है। क्या? कि ये Ag यहाँ से हटेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि जैसे यहाँ से Cl हटेगा तो यहाँ पर OH आ जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? OH। लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही Cl हटता है यहां कार्बोकेटाइन बनता है, और मुझे पता है ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है। ये H यहां से हाइड्रेट शिफ्ट के द्वारा, मैंने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन आपको समझा दिया था। ये यहां से यहां जाएगा, यहाँ जाने से क्या बन गया? CH3 प्लस CH3। अब इस पर किसका अटैक होगा? इस पर अटैक होगा किसका? H2O का। H2O का अटैक होता है तो ये यहाँ अटैक करता है, यहाँ अटैक करता तो ये बन गया CH3OH2 प्लस आ गया। फाइनली यहाँ से क्या चला जाता है? H+ चला गया। प्रोडक्ट आपको क्या बनाना है? ये बनाना है CH3OH। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट बनता है इसका। जबकि आप डायरेक्ट देखो तो दिमाग में क्या आता है? अरे ये हटेगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब आप यहाँ जोड़ोगे जो बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? SN1 रिएक्शन हो रही है। SN1 रिएक्शन में मध्यवर्ती कार्बोधनाइन बनता है, और उस मध्यवर्ती कार्बोधनाइन में पुनर्विन्यास संभव है तो आप लोगों को करना है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, देखो PH CH3H CH2 Br ले लो, CH3 और ये। ठीक है, ऐसा है। आपको समझाने के लिए मैंने हाइड्रोजन ऊपर लिखी है, यहां दिया हुआ एरो पर क्या? एक्वस यानी जलीय AgNO3। दिमाग लगाओ, आपका दिमाग देखो भाई,
ये ऐसी ऐसी जो गलती है ना, इसके लिए फालतू देखो दिमाग खराब मत करना। कार्बन के संयुक्त 5 हो गई। अब ये तो क्या लिख रहे हैं तो तुम कर लेना कि कार्बन 4 से 5 बंध नहीं बनाएगा। समझ गए क्या? तो ऐसे ऐसे नहीं, गुरुजी को पता ही नहीं चलता। अरे वो तुम समझदार हो, ऐसे ऐसे है ना। हाँ, तो कार्बन का ध्यान रखना, 5 संयुक्त कहीं हो तो एक हाइड्रोजन को हटा लेना। तो यहां क्या होगा, जलीय HNO3 है, तो आप क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और इसको हटाकर यहां पर क्या जोड़ेंगे आप, H2, और जोड़ते क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाई आप तो SNO रिएक्शन करवा रहे हो ना, तो इसको हटाना है और यहां पर क्या जोड़ना है, जल जोड़ना है, यानी OH जोड़ना है। OH जोड़ते ही साहब पहला ऑप्शन था, गलत हो गया। गलत क्यों हुआ, क्योंकि आपने कार्बन बनाकर उसमें पुनर्विन्यास नहीं करवाया। यहां पुनर्विन्यास का होना जरूरी था। जैसे हटेगा यहां पर प्लस आएगा, प्लस में +2 डिग्री है। अरे कार्बन 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाला इधर भी 3 डिग्री में जा सकता है और इधर भी 3 डिग्री में जा सकता है। और उसके लिए हाइड्राइड की शिफ्टिंग ये वाली यहां आ सकती है, ये वाली यहां आ सकती है। अब पता चला कि इधर भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया और इधर भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। अब बना के देख लो मन में नहीं बनता है तो रफ कॉपी निकालो और बना लो कि पहले यहां से Br जाएगा, यहां धनावेश आएगा। अब धनावेश 2 डिग्री है, रीअरेंजमेंट करवा लो। एक कार्बन इधर से बनाओ कॉपी में, ये H यहां गया तो यहां प्लस आया। दूसरे में क्या करो, इस H को यहां भेज के यहां प्लस बनाओ और फिर ये देखो कौन से वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। नहीं आ रहा समझ में? अरे देख लो, फिर पता चल जाएगा कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो पता चला कि इधर वाला ज्यादा स्टेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें यहां से हटेगा, Br चला गया, Br को Ag ले गया, ये वाला H यहां पहुंच गया, यहां CH2 हो गया। तो देखो जी, ये तो CH2 हो गया। इधर इसके पास H थी, वो वैसे के वैसे रहेगी। बोलेगी मैं तो नहीं जाऊं। बोले क्यों नहीं जाए, क्योंकि उधर वाली चली गई ज़्यादा स्थायी बनाने के लिए। ये CH3 और ये PH, और यहाँ पर क्या आएगा, धनावेश, ये ज़्यादा स्थायी है और यहाँ पर फिर अटैक हो जाएगा जल का। यस, क्योंकि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन आपको मैंने पहले बता दिया था, अच्छे से, बहुत अच्छे से बताया। तो कहानी समझ में आ गई होगी। ये अपने पास इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। नहीं आया समझ में? तेज चल रहा है क्या कोर्स तेज नहीं चला है, तुम्हारा दिमाग धीरे चल रहा है। उस दिमाग को भी तेज चलाओ। देखो यहाँ अपने पास है बेंजीन वाला है, ठीक है। यहाँ पर है NO2, ठीक है। फिर ये आ गया CH2, यहाँ CHCl, ठीक है। और यहाँ फिर बेंजीन वाला आ गई, है ना। और फिर यहाँ आप जोड़ सकते हो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला, जैसे मैंने जोड़ दिया OCH3, ठीक है जी। यस, और एरो पर क्या दे दिया, लिख भी सकते हैं H2O। एसीटोन भी लिख लो, आपका मन कर रहा है तो। केवल Ag+, यस, ये तो लिखा ही नहीं। यस, ऐसा भी हो सकता है। Ag क्या करेगा, इस Cl को हटाएगा, इसको यहाँ से हटाएगा।
यहाँ से हटाते यहाँ पर क्या बन जाएगा, धनावेश। बनाकर बताता हूँ। देखो यहाँ चक्रा भी घुमाया जा सकता है, आप घबराए नहीं, वो तो आपको समझाने के लिए लिखा है। ये कौन आ गया, प्लस। जैसे AgCl को लेकर हटाया पर कार्बोकेटाइन बन गया। हमें पता है कि कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास संभव है, कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास संभव है, और वो तभी संभव है जब ज्यादा स्थायी में जा रहा हो। अब मुझे पता है कि बेंजीन वाले के पड़ोस में धनावेश ज्यादा स्टेबल होता है अनुनादीकरण। अब ये अगर H, देखो दोनों तरफ H है, हाई ड्राइड शिफ्ट, हाई ड्राइड शिफ्ट यहां से यहां भी हो सकता है, और हाई ड्राइड शिफ्ट यहां से यहां भी हो सकता है। अब होगा किधर से, जिधर से धनावेश ज्यादा स्थायी होगा। अगर ये वाला यहां जाता है, ये वाला यहां जाता है, यहां धनावेश आता है, इस धनावेश के लिए NO2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इस धनावेश को बेकार कर देता है। अगर ये वाली H यहां आती है, हाइड्रेट शिफ्ट होता है, यहां धनावेश बनता है, और उस धनावेश को ये अनुनाद मिल जाता है इधर से, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, और लोन फिर इधर आ जाएगा। कैसे, देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, और ये वाला इसको मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि इस धनावेश को अनुनाद के द्वारा इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, और ये इसको ज़्यादा स्थायी कर देता है। तो कहने का मतलब जो हाइड्राइड शिफ्ट होगा वो इधर से होगा, और इसके ऊपर अब जल आ जाएगा, और जल के अटैक से आपको पता है यहाँ पर OH आ जाएगा। तो इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। NO2 CH2 CH2 CH OH, और यहाँ पर कौन आ गया, OCH3। इस टाइप से इसका प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये अपने पास SN1 रिएक्शन चल रही है किसमें, एल्किल हैलाइड में। ये हमने लिया है एल्किल हैलाइड में SN1 रिएक्शन। तो इसमें आपको बताया कि कैसे अभिकारक की प्रकृति, कैसे विलायक, कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे नाभिक स्नेही, कैसे लिविंग ग्रुप अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं, कौन एल्किल हैलाइड ज़्यादा रिएक्शन देता है, कौन कम देता है, ये सब आपको बताया है। ठीक है कि नहीं। तो इसमें और भी एग्जाम्पल होंगे जिसमें हम वलय का प्रसार भी लेंगे, जिसमें हम एनेंशियम और डायस्टीमर भी लेंगे। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आएंगे, लेवल के एग्जाम्पल आएंगे, जिनसे आप किसी भी कोचिंग की सीट वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। और वो SN1 रिएक्शन एल्किल हैलाइड में NCERT में बहुत अच्छे से दे रखी है, तो क्वेश्चन बनने की संभावनाएं पूरी रहती हैं। तो अभी ये सभी एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने पास एल्किल हैलाइड में SN1 रिएक्शन के बचे हुए एग्जाम्पल आएंगे, और फिर रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।